अब देखिए, बायोलॉजी जो है एक साइंस का कहा जाता है क्या चीज़, भाग है, यानी कि कह सकते हैं ब्रांच है। अब साइंस का ब्रांच कहने का मतलब कि साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जिस प्रकार से फिजिक्स को स्टडी करते हैं, फिजिक्स का पिता कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को, केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है लेवोजियर को, उसी प्रकार से बायोलॉजी का पिता कहा जाता है किनको, अरस्तु को। अरे बच्ची हल्ला कम करो, प्रभावित नहीं, अरस्तु को। यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल इसको बोलते हैं, लेकिन अरस्तु इसका हिंदी में उच्चारण होता है। अब देखिए, जीव विज्ञान शब्द 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किस बंदा ने इसको उपयोग किया था। जैसे कह सकते हैं बायोलॉजी, यानी कि ये शब्द आया कहाँ से, तो इस शब्द का उपयोग करने वाले दो वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। ये कब किए थे बायोलॉजी शब्द का उपयोग, 1802 ईस्वी में। फिर कहा जाता है बाबू कि जीव विज्ञान का परिभाषा, यानी कि जीव विज्ञान का मतलब होता है जीव का विज्ञान या ज्ञान, जीव का विज्ञान या ज्ञान। अब जीव का विज्ञान या ज्ञान कहने का मतलब कि जीव जंतु जिसमें जीवन उपस्थित हो, यानी जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं, चाहे आपका प्लांट हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, मानव हो, सूक्ष्म जीव हो, उस सभी वायरस हो, समझ गए ना, जो भी चीज़ आपके पास है जो सजीव वस्तु है, सजीव पदार्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं कि जीव का ज्ञान, यानी कि जीवन जिसमें होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखिए, इसमें दुनिया में जितने भी जीव जंतु वनस्पति होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जीव विज्ञान का मतलब कि सजीव वस्तु में, सजीव पदार्थ में जीवन संभव होता है और उस जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है उस सभी चीज़ को स्टडी हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, बायोलॉजी में। और जो उस कह सकते हैं कि जो भी सजीव पदार्थ को जीवित रहने के लिए जो पोषण तत्व की ज़रूरत होता है वो हमें केमिस्ट्री सिखाता है, लेकिन जिसको हम लोग बायो केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और बायोलॉजी कहने का मतलब होता है कि सभी जीवों पदार्थ में, यानी कि वैसा कोई पदार्थ जिसमें जीवन उपस्थित हो, जीवन की उपस्थिति होता है उसे सजीव पदार्थ कहते हैं। यानी सभी जीव जंतु में हम लोग उसके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है जीव विज्ञान। अब देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है ये आया कहाँ से, तो बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी शब्द कहाँ है, क्या है, ग्रीक शब्द है। यानी कि आराम से हम कह सकते हैं कि ये ग्रीक शब्द है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द, यानी कि ये ग्रीक देश, यानी कहा जा सकता है कि यूनान देश से लिया गया है। यूनान देश से, यूनान का भाषा क्या होता था यूनानियों का, ग्रीक होता था। तो ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा कहने का मतलब जब भी हो तो आप कहिएगा कि बायोलॉजी किस देश से लिया गया है, बायोलॉजी शब्द किस देश से लिया गया है, तो यूनान देश से, जहाँ का भाषा क्या चीज था, ग्रीक था। समझ गए। अब देखिए, बायोलॉजी को हम दो शब्दों में अलग अलग तोड़ेंगे। एक होता है बायो और एक होता है क्या चीज आपके पास, लोगोस। बायो तथा लोगोस, यानी कि बायोलॉजी को हम लोग दो शब्द में तोड़ते हैं। बायो प्लस लोगोस से हमारा बना है क्या चीज, बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी शब्द जो आपके पास है बायो प्लस लोगोस से बना है। बायो का मतलब होता है जीव, बायो का मतलब जीव, यानी जीव कहने का मतलब जीवन। तो बायो कहने का मतलब जीव या कह सकते हैं जीवन, और लोगोस कहने का मतलब होता है क्या चीज, अध्ययन। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि बायोलॉजी कौन से शब्दों से मिलकर के बने हैं, तो बायो प्लस लोगो से, यानी कि बायो तथा लोगोस शब्द से बना है क्या चीज आपका, बायोलॉजी। समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 4 शाखाओं में बांटा गया है। यानी कि जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कहा जाता है कि अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो बहुत सारा इसका क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। सबको लिखवाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला है आपके पास जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। मानव विज्ञान यानी ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। तो ये सब 4 हमारे पास जो है मुख्य रूप से कहा जाता है क्या है, इसका
भाग है, समझ गए। देखिए ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यहाँ पे कुछ बायोलॉजी का ब्रांच है जिसके बारे में आपसे पूछता है कि अगर हम विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी में अगर कोई ऐसा चीज हमारे पास है जिसको हम बोटनी कहते हैं, सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी में क्या चीज, बोटनी। अब ये बोटनी भाग में हम बोटनी किस लिए पढ़ते हैं, बोटनी को किस लिए पढ़ा जाता है, बोटनी में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो बोटनी को कहा जाता है द स्टडी ऑफ प्लांट और ट्री, यानी कि जीव विज्ञान का वह भाग, जीव विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट और पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं क्या चीज, बोटनी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति कहने का मतलब समझ लो, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, नर्सरी होता है, उसी को कहा जाता है क्या चीज, बोटनी, समझ गए, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अब देखिएगा कहीं पे बोटनिकल गार्डन होता है, समझ गए, तो बोटनिकल गार्डन कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे जैविक आपका बगीचा है, जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, समझ गए, तो वहाँ पर देखिएगा कि एक बल्ब का उपयोग किया जाता है, नियोन गैस, समझ गए, तो नियोन गैस युक्त बल्ब का उपयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पे छोटा छोटा पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, वहाँ पे बड़ा बड़ा बल्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, रेडिएशन वगैरह निकलते हैं, इसमें दूसरा गैस उपस्थित होते हैं, इसमें ऑर्गन की उपस्थिति होता है, समझ गए, तो पीला वाला बल्ब को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है, नियोन युक्त, जिससे क्या करता है कि लाइट को वो ठंडा रखने में मदद करता है। तो वनस्पति जो बगीचा होता है या बोटनिकल गार्डन होते हैं, उसमें नियोन गैस युक्त बल्ब का उपयोग किया जाता है। फिर आपके पास बहुत बारी जनरल कंपटीशन में ये सब चीज पूछता है आपका। जूलॉजी की अगर बात करते हैं तो जूलॉजी कहने का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी का वह भाग जिसमें हम कह सकते हैं क्या चीज कि जूलॉजी, यानी कि जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं। जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी माने जानवर, जू माने जानवर, समझ गए, जू में कौन सी रहता है, जानवर रहता है, तो जानवर का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें मानव और मानव के जो उसके आंतरिक मानव और उनके जो कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं उसे कहा जाता है क्या चीज, ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी यानी मनुष्य और अन्य जीवित जीवों के उनके जैव तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी, यानी व्यक्ति तथा व्यक्ति के बारे में जानना। फिर कहा जाता है व्यक्ति के जो शरीर में उपस्थित, मानव के शरीर में जो उपस्थित तंत्र होते हैं, सिस्टम जो पूरा उपस्थित होता है, उस सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना हमें क्या सिखाता है, किसमें सिखाता है, ह्यूमन बायोलॉजी में सिखाता है। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है और वायरस का मतलब क्या होता है, विषाणु। ढेर बच्चा बैक्टीरिया और वायरस एक के समझ लेता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये होता है वायरस, ये होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जो होते हैं ये कम शक्तिशाली होता है, वायरस क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, समझ गए। तो वायरस जो है ये अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन दोनों का खात्मा कौन करता है, गर्मी करता है, समझ गए। यानी कि देखिएगा कोई भी बैक्टीरिया से हो या रोग या कोई वायरस से हो या रोग, समझ गए, जब आपके शरीर में धूप लगेगा, हीट ज़्यादा मौजूद होंगे, तो आपके शरीर में बैक्टीरिया और वायरस दोनों क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद आपका क्या होता है, शरीर अच्छा कर देता है। जैसे ज़्यादा आपको बुखार लगा हुआ है, समझ गए, तो बुखार लगने के बाद आप क्या कीजिए, देखिएगा कम्बल उम्बल ओढ़ करके दवाई खा के गर्म पानी पी करके सो जाइए। अगर आपका बॉडी हीट हो गया, पूरा पसीना निकलना शुरू हो गया, तो आपका बुखार उतर जाता है। यानी कि जो वो बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया से फीवर आपको लगा हुआ था, उस बैक्टीरिया को वो क्या कर देता है, हीट मार देता है या कुछ समय तक उसको रोक देगा। तो उसका जो मतलब काम करने का शक्ति होता है उसको खत्म कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवाणु जो होते हैं ये कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वायरस जो होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे देखिएगा कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस आया तो इसमें क्या हुआ कि कोरोना वायरस में ये ठंडा बरसात के दिनों में ज़्यादा लोग को हावी करता था, गर्मी के दिन में इसका मरीज कम जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाला सिम्टम्स क्या चीज़ था कि बुखार होगा, सर्दी होगा, खांसी होगा। तो ऐसे भी गर्मी के दिनों में बुखार खांसी कम होता है, क्योंकि हमारा वातावरण का टेम्परेचर क्या रहते हैं, अधिक गर्म रहते हैं। और ठंडा के दिनों में या बरसात के दिनों में हमारा मौसम क्या होता है, ठंडा होता है वातावरण। इस कारण से उस समय वायरस से बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, समझ गए।
अब देखिए, तो जहां पर जिस विज्ञान में वायरस के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी फंगी यानी कवक के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कवक विज्ञान कहलाता है। तो इंसेक्ट्स के यानी कीट पतंगों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी कहलाता है। जैसे अब देखो, जेएनएम या एएनएम या बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो, समझ गए? तो वहां से ही सब क्वेश्चन आपका डालता है कि द स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है। 4 गो ऑप्शन इसमें से आपका दिया हुआ रहेगा। अब याद करना होगा कि द स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, समझ गए? 4 ऑप्शन आपके पास, ये चारों दे देगा। अब कहोगे क्या कौन होगा जेरा में? तो याद रहेगा तब ना कि माइकोलॉजी। तो आपको बायोलॉजी में क्या करना है? समझते भी जाना है और साथ साथ याद भी करते जाना है, समझ गए? अब देखिए, कीट पतंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं। तो एंटोमोलॉजी में क्या होता है? कीट पतंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे देखना, हम लोग के घर में आ जाता है बरसात के दिनों में हरियर का, जिसको हम लोग कुछ ही कहते हैं, राम भगवान कहते हैं ना, कि कीट पतंग को कहते हैं राम जी के घोड़ा है, समझ गए? तो राम जी के घोड़ा नहीं होता है, वो क्या होता है? कीट पतंग होते हैं, समझ गए? वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि उसके बारे में अगर स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो वो विज्ञान के भाषा में क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। तो ये सब चीज को आपको क्या करना है? घर पे जाकर के फिर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, समझ गए? द स्टडी ऑफ फिशेस यानी मछलियों का अध्ययन। तो मछलियों का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उस विज्ञान का क्या नाम है? इथोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिजार्ड एंड स्नेक, छिपकली और सांप के बारे में अध्ययन करना किस विज्ञान से रिलेटेड होता है? हर्पेटोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। यानी कि हम लोग अगर माने कि सांप के बारे में और ये लिजार्ड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो बताइएगा कि उस विज्ञान को हम लोग क्या नाम देंगे? उस विज्ञान को हम लोग नाम देंगे हर्पेटोलॉजी। अब देखा जाए, यहाँ पे बताता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजी में डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम लोग चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं, पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि पक्षियों के बारे में जो स्टडी करता है वो कौन सा चीज़ पढ़ता है? ऑर्निथोलॉजी। यानी कि बहुत सारे पक्षियों का प्रकार होता है, पक्षियों में बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल फिनोमिना होती है। उस सभी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। यानी द स्टडी ऑफ बर्ड यानी चिड़िया या पक्षी के बारे में पढ़ना हमारा क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि मुख्य रूप से जो बायोलॉजी है वो 12th क्लास में कहा जाता है कि 4 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है आपके पास जूलॉजी, फिर होता है आपके पास बॉटनी, और तीसरा होता है ह्यूमन बायोलॉजी, और चौथा होता है माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि 12th क्लास के बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जूलॉजी है, अभी सबको एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। पहला चीज़ आता है जूलॉजी, दूसरा आया बॉटनी, तीसरा आता है ह्यूमन बायोलॉजी, और चौथा आता है आपके पास माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पर आपको बताया बाबू जूलॉजी। जूलॉजी यहाँ पे समझिएगा, जू मतलब चिड़ियाघर, जू मतलब चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या चीज़ रहता है? जानवर रहता है। यानी कि चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं तो जानवर को अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसको हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान, जिसको जानवर विज्ञान भी हम लोग कहते हैं। तो जूलॉजी का हिंदी होता है जंतु विज्ञान, या जंतु एक प्रकार का प्राणी होता है जो हम लोग कहते हैं क्या चीज़ कि ये एक प्रकार का प्राणी है, तो प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। मानव भी एक प्रकार का प्राणी है, लेकिन मानव जो प्राणी है ये कितना पैर वाला? 2 पैर वाला। हम लोग पढ़ते थे ना कि जानवर एक चौपाई जानवर जो होते, गाय एक चौपाई जानवर है। तो गाय एक चौपाई जानवर कहने का मतलब उस कैसा प्राणी है? चौपाई प्राणी है, यानी 4 पैर वाले प्राणी है। अब देखिए, अब आपसे अगर पिछले क्लास में बताए थे कि बायोलॉजी के पिता कौन थे, तो बायोलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। अब वही चीज़ अरस्तु जो है जूलॉजी के पिता हो जाते हैं। तो जूलॉजी के पिता की अगर हम बात करते हैं कि जंतु विज्ञान के बारे में हम लोगों को सबसे अच्छा बात कौन बताए थे, मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज कौन दिए थे, तो जूलॉजी के बारे में हमें बताने वाले कौन थे? तो ये कहा जाता है कि जूलॉजी के बारे में एरिस्टो, यानी एरिस्टोल कहने का मतलब अरस्तु। इनको अंग्रेजी में लिखा जाता है एरिस्टोल, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अरस्तु।
तो अरस्तु जो थे एक ग्रीक फिलोसफर थे। ग्रीक फिलोसफर कहने का मतलब कि ये ग्रीक दार्शनिक थे, समझ गए। इनका काम था घूम घूम के मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना और उसको बताना, समझ गए। तो ये एक प्रकार के क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे अरस्तु। और इन्हें जूलॉजी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो जूलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए जूलॉजी जो है इसमें हम लोग करते क्या है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की क्या है, एक प्रकार का ये शाखा है, ब्रांच है, भाग है, जो जंतुओं और उनके जीवन, शरीर, विकास और वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कि जूलॉजी एक ऐसा हमारे पास कह सकते हैं बायोलॉजी का भाग है जिसमें जंतुओं का, प्राणी का जीवन, शरीर के बारे में, विकास के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, उससे संबंधित जितना भी चीज़ होता है, जानवर से संबंधित जो भी बातें होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कह देते हैं, जूलॉजी कह देते हैं। अब देखिए जूलॉजी बहुत प्रकार के होते हैं, ये तो बहुत कम लिखवाए हैं यहाँ पे कि आप लोग बस हल्का सा नॉलेज रखिएगा। जूलॉजी बहुत प्रकार के होता है। अब जूलॉजी में एक होते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब आपके पास उत्तक विज्ञान। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक विज्ञान, हम लोग पढ़े हैं ना कि उत्तक यानी कि हमारे पास कोशिका होते हैं, टिश्यू होता है, तो कोशिका हमारे पास तो सेल हो जाते हैं, उत्तक हमारा टिश्यू हो जाता है। तो इसको हिस्टोलॉजी यानी उत्तक, टिश्यू के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। यानी टिश्यू के बारे में जो पढ़ता है या जहाँ पर जानकारी ज़्यादा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजी यानी आकृति के बारे में पढ़ना होता है। अब ये आकृति एक प्रकार का बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है, बायोलॉजिकल पार्ट होते हैं। साइटोलॉजी की बात करते हैं तो कोशिका विज्ञान की बात करते हैं, यानी कोशिका से रिलेटेड अगर हम अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम कौन सा बायोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। फिर देखिए 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे इस चीज़ को, ये सब चीज़ नहीं मिला था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ पीछे से रिलेट करते बताते जाएंगे क्योंकि आपको क्या हो, आसानी हो, समझ गए। अब देखिए जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहने का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। यानी अनुवांशिकी के बारे में, जानवर का भी अनुवांशिकी होता है, जितने भी सजीव पदार्थ होते हैं सभी में क्या होता है, अनुवांशिकी होता है। चाहे वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे बड़ा से बड़ा हाथी हो, जीव जंतु कोई भी हो, समझ गए, आदमी हो, व्यक्ति हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी चीज़ हो सजीव पदार्थ में, उसमें अनुवांशिकी के गुण पाया जाता है। फिर कहा जाता है बाबू परिस्थितिकी, जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, पर्यावरण। तो पर्यावरण में भी तो भैया आपका जानवर एक हिस्सा है। अगर जानवर नहीं रहेगा तो हमारे पास क्या होंगे, बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पे दूषित हो जाएंगे, समझ गए। तो जानवर का भी रहना एक क्या है, इकोलॉजी को दर्शाता है। यानी कि हमारे पर्यावरण में, पारिस्थितिकीकरण में, परिस्थितिकी में, इकोलॉजी में जानवर का उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। अब देखा जाए ऑर्नियोलॉजी, इसको हम लोग कहते हैं पक्षियों का विज्ञान। तो ऑर्नियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का विज्ञान, जिसमें पक्षी के बारे में हम लोग जानते हैं उसे कह देते हैं ऑर्नियोलॉजी। ये भी आ जाता है किसके अंतर्गत, जूलॉजी के अंतर्गत, ठीक ना। लेदा एक ऐसा प्राणी है जो एक बार बाहर निकल जाए तो जाने का नाम नहीं लेता है। बहुत मेहनत करोगे तब जाएगा, नहीं तो ऐसे कोई उपाय नहीं। चलिए बोटनी कहने का मतलब आबू वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति कहने का मतलब क्या होता है, तुम लोग समझते होगे। वनस्पति कहने का मतलब होता है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग नर्सरी कहते हैं। अब देखिएगा बोटनिकल गार्डन का नाम सुने होंगे आप लोग। तो बोटनिकल गार्डन कहा जाता है जहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। यानी कि वही पेड़ पौधे को हम लोग भोजन देते हैं, उसमें बायोलॉजिकल फिनोमिना होती है, वही पौधा बड़ा होकर के क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। जिस प्रकार से शिशु को हम लोग खान पान देते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, बड़ा होकर के आदमी बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पर होता है पेड़ पौधा में। तो देखो बाबू, बस एक चीज़ यहाँ पे जानना है कि वनस्पति विज्ञान का वैसा जीव विज्ञान का भाग जिसमें पेड़ पौधों के बारे में, उनके बनावट, संरचना, ये सभी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। और बोटनी एक प्रकार का भाग होता है, क्या चीज़ का, तो ये आपका बायोलॉजी का एक भाग है। अरे डॉली कब चीज सुनी,
अब देखो पढ़ो, देखो ये सब गलत चीज है, ठीक ना। अब देखिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के पिता कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो बोटनी के क्या है, पिता है। अब ये थियोफ्रेस्टस जो है ये बोटनी पर यानी पेड़ पौधे पर ज़्यादा इसने सर्च किया और इनको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता किया, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, वनस्पति विज्ञान का पिता का श्रेणी दे दिया गया कि भैया वनस्पति विज्ञान का क्या है, पिता है। अब देखिए बॉटनी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में बोस्टन से हुआ है। यानी कि बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, बोस्टन से हुआ है। अब बोस्टन का मतलब क्या होता है, चरना या खिलना, समझ गए, चरना या खिलाना, खिलना नहीं खिलाना, सॉरी, चरना या खिलाना। अब यहाँ पर देखिए द वर्ड बॉटनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द बोस्टन ग्रीक वर्ड, यानी कि बोस्टन एक ग्रीक वर्ड है, उसी ग्रीक वर्ड से निकाला गया किसको, बोटनी को। अब बोटनी का मतलब क्या होता है, चरना या खिलना। अब बताइए जंतु जो चरता है खाता है वो क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, घास भूस होता है। तो जो चरना और खिलाना यानी जंतु विज्ञान को सहायक करता है, मदद करता है उसको जिंदा रहने के लिए, कौन, तो उसको जिंदा रहने के लिए मदद करता है आपका ये बोटनी, समझ गए। अब देखिए रुकिएगा रोहित सर, अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि पौधों के विभिन्न भागों में जैसे संरचना वृद्धि, आंतरिक बाहरी संरचना, श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रजनन, जीव चक्र और उनके विकास क्रियाओं का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाती है। देखिए जिस प्रकार से मनुष्य में यानी कि मानव में एक विभिन्न पार्ट होते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है, विभिन्न अंग होते हैं, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे के भी विभिन्न अंग होता है, उसमें एक अलग संरचना वृद्धि होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है तो हमारा शरीर क्या होता है, ग्रोथ होता है, हमारा शरीर का भाग क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी क्या चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी कहने का मतलब उसे पोषक तत्व की जरूरत होती है। अब पोषक तत्व के मदद से आंतरिक व बाहरी संरचना जैसे श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये सभी जो है प्रजनन की क्रिया उसमें भी संभव होता है। यानी कि बोटनी को मतलब हम कह सकते हैं कि बोटनी का पिता थियोफ्रेस्टस हैं और इसमें प्लांट के बारे में स्टडी किया जाता है, प्लांट के जितने भी भाग होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद कहा जाता है कि बोस्टन शब्द से क्या चीज़ का उत्पत्ति हुआ है, बोटनी शब्द का। तो बोस्टन शब्द से क्या चीज़ का उत्पत्ति हुआ, बोटनी का। अब बोटनी का पिता कौन है, थियोफ्रेस्टस। अब देखिए बोटनी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, प्लांट के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पौधा के बारे में स्टडी करने का मतलब पौधा का केमिकल प्रॉपर्टी से लेकर के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तक जब स्टडी किया जाता है तो थियोफ्रेस्टस ने इसका नाम दे दिया क्या चीज़, वनस्पति विज्ञान, कि वैसा जीव विज्ञान का भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसका वनस्पति विज्ञान का बहुत ज़्यादा ब्रांच होता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके आगे लिखवाएंगे, ठीक ना। बहुत सारा कम से कम 8-10 ब्रांच होते हैं जो वनस्पति विज्ञान में आपको जानना है। चलिए आज भर इतना ही, मुकालात करते हैं नेक्स्ट क्लास। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बोटनी, समझ गए, यानी कि बोटनी के बारे में पढ़ा गया था आपके पास कि बोटनी जो हमारे पास होते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था बोटनी से रिलेटेड बहुत सारी बातों को। बोटनी जहाँ पर आता है, बोटनी कहने का मतलब होता है बोटा, बोटनी कहने का मतलब क्या होता है, बोटा। अब बोटा कहने का मतलब है कि लकड़ी उकड़ी का बोटा होता है, जैसे कुछ का लकड़ी का बड़ा सा वो खंभा होता है जिसको हम लोग कट करके पेड़ वगैरह को रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बोटा। तब बताइए कि बोटा क्या चीज़ का बना होता है, पेड़ पौधा का। यानी कि बोटनी में हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो बोटा के बारे में, यानी कि पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करते हैं। पेड़ पौधा से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो खाना बनाने से लेकर के पेड़ पौधा का खाना खाने तक की जो क्रिया है,
या गैस को बाहर निकालने की जो क्रिया है, ये आंतरिक क्रियाएं जो होती है पेड़ पौधा में, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधों के बारे में जिस विज्ञान में हमें जानकारी मिलती है, जिस विज्ञान से हमें जानकारी मिलती है, उस विज्ञान को हम लोग कहते हैं, बायोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है क्या चीज़, बोटनी। ठीक ना। अब कहा जाता है, ये चीज़ बचा हुआ था कि ब्रांचेस ऑफ बोटनी, यानी कि बोटनी का, वनस्पति विज्ञान का भाग कौन कौन होते हैं, शाखा क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ का लिखवा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको जैसा जानना है, याद करना है। एक होता है बोटनी का भाग जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर की इपिजेंट्स की बात करते हैं, यानी कि एक जनरल तरीका से जाने कि पेड़ पौधा में भी कोशिका उपस्थित होते हैं, टिश्यू उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जो सेल स्ट्रक्चर पेड़ पौधों में हम लोग पढ़ते हैं, पेड़ पौधा का जो सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका का संरचना जो पढ़ते हैं, उस विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, या उस भाग को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कोशिका के विज्ञान कहे जाते हैं। अब देखिएगा 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि पराग एक होता है, फूलों वगैरह में पाए जाते हैं। तो बताइए जो पराग प्रोसेस होता है, या प्लांट से रिलेटेड, पराग से रिलेटेड और जो बीजाणु से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, वो कहा जाता है पॉलन एंड स्पोर। समझ गए। इसको किस तरीका का साइंस हम लोग कहते हैं, पराग विज्ञान। देखिए बीजाणु कहने से एक बात आया, जितने भी बीज होते हैं वो क्या होता है, एक फल में पाया जाता है। अब जितना भी फल हमारे पास है, वो फल एक प्रकार का कहा जाता है कि बीज के लिए वो एक प्रकार से गर्भाशय होता है। एक प्रकार से क्या होता है, गर्भाशय होता है, जो बीज को अच्छा से क्या करता है, बनाए हुए रखता है। समझ गए। जैसे हम लोग सेव खाए, तो सेव के अंदर में देखिएगा बड़ा बढ़िया से कटिंग करके उसमें बीज की उपस्थिति होती है। जहाँ पर बीज उपस्थित होता है उसके बगल में भी एक लेयर छोटा सा बना होता है ना। इसका मतलब कि जैसे माँ के गर्भ में एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना होता है बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए, उसी प्रकार से पेड़ पौधा में जो उपस्थित होते हैं आपका क्या चीज़, फल, उस फल को गर्भाशय के नाम दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बीज होता है उसको वो क्या संभाल कर रखता है, और उसी से नया पौधा का उत्पत्ति होता है। अब देखिए, तो पराग और बीजाणु की विज्ञान जो हमारे पास होते हैं, जिसमें पराग और बीजाणु स्पोर के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है क्या चीज़, पोलन साइंस। अब देखिए अंकुरन, जैसे बीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीज हमारे पास है, तो एक पौधा बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक बीज होना चाहिए। एक बीज को हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह में डाल दिए, तो मिट्टी वगैरह में डाले तो वहाँ पर सबसे पहले वो क्या होता है, अंकुरन होगा, उसके बाद उसमें फूल लगेगा, उसके बाद वो हल्का सा पौधा बनेगा, और पौधा बनने के बाद पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद क्या होगा, फलने का समय आएगा, यानी फल देगा। तो इस प्रकार से यानी अंकुरन, फूल और फलने का जो समय होता है, यानी कि पेड़ के बारे में अंकुरन, फूल, फलने का समय, ये सब जो घटनाएं हैं, इस सब घटनाओं को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो ये घटनाएं किसके अंतर्गत आते हैं, फेनोलॉजी के तहत। फेनोलॉजी के तहत यानी किसी पेड़ का बढ़ना, कोई बीज को हम डाले, देखते हैं उसको कि 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में कुछ उसका मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर में बदलाव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो विज्ञान है हम लोग कहाँ पर स्टडी करते हैं, फेनोलॉजी में। तो फेनोलॉजी में अंकुरन, फूल, फलने का समय, ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है प्लांट जेनेटिक्स। देखिए प्लांट जेनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट हाथ है जिनको हम लोग कहते हैं किसका, ये मेंडल साहब का, समझ गए, जो कि मटर का कहा जाता है कि मटर में जेनेटिक्स का खोज किए थे, वो एक मेंडल साहब जो थे, ग्रेगर मेंडल, ये बहुत ही जेनेटिक्स पे खोज किए थे। इस बंदा ने 2 चीज़ पे जेनेटिक्स खोज किया था, एक किया था चूहा पर और एक किया था क्या चीज़ पे, मटर पर। समझ गए। यानी कि मटर को इसने बताया था कि अगर उसमें एक्स है, वाई है, छोटा मटर, बौना मटर, इस प्रकार से बात बताए थे। तब देखिए तो जेनेटिक्स इनहेरिटेंस इन प्लांट में यानी कि पौधों में आनुवांशिक विरासत। देखिए जिस प्रकार से मनुष्य में आनुवांशिकी का विरासत होता है, उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होता है, आनुवांशिकी का विरासत।
जैसे मान लिया जाए जेकर माई सुंदर, समझ लो जिसका माई एकदम कौची सुंदर, ओकर बेटा बेटी भी कौची होता है एकदम सुंदर, समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी बढ़िया है तो उससे जो प्रोडक्ट निकला है वो क्या रहेगा एकदम बढ़िया रहेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि उसमें जेनेटिक्स गया है। और हम लोग इस चीज 10वां में पढ़ चुके हैं कि अगर बेटी पैदा होती है तो उसमें क्या होता है XX, ये होता है लड़की में, और अगर लड़का पैदा होता है तो क्या होता है XY। तो XY जो है ये तो महिला में गुणसूत्र पाए जाते हैं X, और लड़का में गुणसूत्र कौन सी पाया जाता है Y। तो अगर लड़की का X गुणसूत्र और लड़का का Y गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या चीज का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है। लेकिन लड़का का X और महिला का X अगर गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या चीज का उत्पत्ति होता है, लड़की का। लिंग निर्धारण, जन्म से पहले हम लोग, लड़का भी जो है ना, जन्म से पहले जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय हम लोग लड़की ही होते हैं, समझ गए। उस समय भी हम लोग क्या होते हैं, लड़की ही होते हैं। इसलिए देखिएगा हम लोग के शरीर में भी क्या होता है कि कह सकते हैं कि स्तन की क्रिया होती है, यानी स्तन उपस्थित होता है। लेकिन हम लोग का जो पुरुष का स्तन होता है वो निष्क्रिय होता है, और महिलाओं का जो स्तन होता है वो निष्क्रिय नहीं होता है। यानी कि जन्म से पहले जब लिंग निर्धारण हम लोग के शरीर में नहीं होता है उससे पहले हम लोग क्या होते हैं, एक लड़की ही होते हैं, समझ गए। लेकिन जब लिंग निर्धारण हो जाता है एक पुरुष का तो हमारा स्तन का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और निष्क्रिय हो जाते हैं, वहाँ तक वो हार्मोन पहुँच नहीं पाता है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जन्म से पहले या लिंग निर्धारण से पहले कोई भी जो बच्चा होता है या बच्ची होता है गर्भाशय में, वो क्या चीज बना रहता है, लड़की बना रहता है। जब उसका लिंग निर्धारण होता है 3-4 महीना के बाद, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो 3 महीना के बाद, 2 महीना 3 महीना के बाद ही उसका बच्चा या बच्ची का लिंग निर्धारण उसके गर्भाशय में होता है। तो जब 2-3 महीना के बाद लिंग निर्धारण होता है तब तक हम लोग क्या रहते हैं, बच्ची रहते हैं। और जब लिंग निर्धारण हो जाता है तब कहा जाता है कि अब लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी, समझ गए। अब देखिए जब लड़की का लिंग निर्धारण होता है तो उसका जो स्तन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं। यानी कि उसमें एक अच्छा सा कहा जाता है कि हार्मोन्स वहां तक पहुंच पाता है स्तन के पास तक। लेकिन अगर पुरुष का लिंग निर्धारण हो जाता है तब वहां पर महिला जो स्तन होते हैं पुरुष के पास उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी कि वो प्रोलैक्टिन हार्मोन वहां तक पहुंच नहीं पाता है, समझ गए। इसलिए अब देखिए पौधों में आनुवांशिकी तो होता ही है, खास करके कहा जाता है कि जिस प्रकार से पुरुष में या तो मानव में आनुवांशिकी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बेटा का गुण बाप से भी मिलना, माई का गुण बेटी से मिलना, समझ गए। ये सब किसका देन है, आनुवांशिकी का गुण है, समझ गए। जैसे माई एकदम चिड़चिड़ा है तो समझ लो कर बेटियों का होगी, चिड़चिड़ैनी होगी, समझ गया। बाप एकदम बड़ा दयालु नेचर के है तो उसका बेटा भी क्या होगा, एकदम दयालु नेचर के होगा। ये किस पर, बाप पर जाता है, यानी कि बाप का जेनेटिक्स। तो देखिए जैसे मान लिया जाए कि पौधों में आनुवांशिक विरासत, अब मान लो कि हम एक मटर का पेड़ है या तो एक चना है हमारे पास, चना को फुला दिए और फुला करके क्या चीज़ जमीन के अंदर में डाल दिए। अब कहेंगे चना डाले हैं, अब सोचेंगे ना अब काजू उग जाए तब मजा आ जाए। काजू उगेगा जी, नहीं ना उगेगा। अब बताइए हम डाले हैं कौची, चना, तो भाई बीज डाला है किसन का, चना वाला। अब सोचेंगे कौची हो जाए, काजू ओरा से उत्पन्न हो जाए, तो काजू उत्पन्न होगा नहीं, क्योंकि उसमें आनुवांशिकी दूसरा चीज का है। अब कहेंगे कि ये भगवान, हे शिव गुरु हमरा काजू दे दा, काजू दे दा, तो काजू होगा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में जो आनुवांशिका है वही आनुवांशिकता रह जाता। तो जिस प्रकार के आप बीज डालिएगा उसी प्रकार के आपका क्या चीज का निर्माण करेगा, पौधा का निर्माण करेगा, समझ गए। अब देखिए अब यहाँ पर कहा जाता है बाबू ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी कहने का मतलब मानव जीव विज्ञान या मानव विज्ञान कहते हैं। मानव विज्ञान होमो स्पेनिस इसको बोला जाता है, मानव के जो अध्ययन करता है उसको होमो स्पेनिस कहते हैं, समझ गए। अब होमो स्पेनिस यानी कि मानव जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तब कहा जाता है कि मानव होता है 2 प्रकार के, एक होता है औरत और एक होता है क्या चीज, मर्द। एक औरत और एक क्या चीज, मर्द। एक इस प्रकार से ये होता है बलवा वाली, एक होता है कौची, टकला। अब देखिए तो मानव विज्ञान में 2 चीज की बात किया जाता है, एक स्त्री का और एक क्या चीज का, पुरुष का। तो जब स्त्री और पुरुष के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है क्या चीज, मानव जीव विज्ञान। अब स्त्री के बारे में अध्ययन करने का मतलब कोई यही जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा करे कि फैक्ट्री है और बच्चा, हाँ बायोलॉजी का है, अब बच्चा फैक्ट्री करने वाला मशीन उसका बाप है, ऐसा नहीं है।
यानी उससे भी रिलेटेड बहुत सारा, यानी कि महिलाओं लोग के भी शरीर में अलग अलग बनावट है, पुरुष के शरीर में भी अलग अलग बनावट है। तो सभी चीज़ का स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ह्यूमन बायोलॉजी। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है, वयस्क यानी कि जवान महिला या जवान पुरुष, जवान महिला या जवान पुरुष के शरीर के संरचना का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना मानव जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं शरीर के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं मानव के, उसे कहा जाता है क्या चीज़? ह्यूमन बायोलॉजी। अब देखिए ह्यूमन बायोलॉजी के पिता कौन है? अगर कोई कहे आपसे कि ह्यूमन बायोलॉजी के पिता कौन है भाई, मानव जीव विज्ञान का, तो मानव जीव विज्ञान का पिता कौन है? एंड्रियस बैसिलियस। एंड्रियस बैसिलियस। तो एंड्रियस बैसिलियस जो है ये ह्यूमन बायोलॉजी के क्या है? पिता है। अब ये एंड्रियस बैसिलियस जो वैज्ञानिक हैं, ये बहुत सारे बात हैं जो बताए थे मानव शरीर से रिलेटेड, यानी कि औरत के बारे में भी पूरा बात बताए, मर्द के बारे में भी पूरा बात बताए। तो कह दिया गया कि भैया ये जो आदमी है ना एंड्रियस बैसिलियस, इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, क्या चीज़ से रिलेटेड? ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए इसको बाप बना दिया गया। समझ गए? अब आता है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी कहने ऊपरे माइक्रो बायोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान कहने का मतलब कि कोई भी हमारे पास जो छोटा से छोटा सजीव पदार्थ है उसमें भी क्या है? जीवन संभव है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फिर कहा जाता है हमारे पास प्रोटोजोआ हो गए, एल्गी हो गए, ये सभी चीज़ जो होते हैं एक प्रकार से क्या चीज़ में आते हैं? माइक्रो बायोलॉजी में, यानी कि माइक्रो कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होता है। तो जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम लोग बातों को अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है क्या चीज़? माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होता है हमारे पास? तो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं भैया प्रोटोस यानी प्रोटोजोआ, एल्गी हो गए, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए। इस सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म विज्ञान। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो यहाँ पर कह सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये माइक्रो बायोलॉजी के क्या हो गए? पिता हो गए। तो माइक्रो बायोलॉजी के पिता की अगर हम बात करते हैं तो ये कहे जाते हैं कि माइक्रो बायोलॉजी के पिता कौन है? तो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कोई दिक्कत? अब देखिए अब इसका बहुत सारा प्रकार होता है। कोई कोई विषाणु के बारे में यानी कि वायरस के बारे में पढ़ता है, वायरस के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं? तो वायरोलॉजी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वायरोलॉजी कह देते हैं। तो वायरोलॉजी में क्या चीज़ का बात किया जाता है? वायरस का। भी से वायरस, भी से वायरोलॉजी, यानी कि वायरस से रिलेटेड अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। फिर कहा जाता है बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं, तो बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। माइक्रोबियल बायोलॉजी, यानी कि आपके पास ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि पता नहीं चल रहा है फिर भी आपके शरीर में उपस्थित होते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं, माइक्रोबियल बायोलॉजी कहलाता है। फिर होता है परजीवी प्लास्टिसियोलॉजी, यानी कि हम लोग परजीवी प्रोटोजोआ, एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है क्या चीज़? परजीवी विज्ञान, यानी कि प्लास्टियोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस दो अलग अलग होते हैं। समझ गए? हम लोग बैक्टीरिया को कभी कभी वायरस कह देते हैं, वायरस को कभी कभी बैक्टीरिया कह देते हैं। लेकिन अब समझ गए वायरस का जीवन काल बैक्टीरिया से अधिक होता है। वायरस का जीवन काल बैक्टीरिया से अधिक होता है। अगर मान लिया जाए कि आपके शरीर में तबीयत खराब किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो वो अपने आप 2-4 दिन में खान पान अगर आपका सही है तो बैक्टीरिया से हुआ जो इन्फेक्शन है, जैसे मान लो सर्दी बुखार जुकाम हो गया, समझ गए, तो वो बैक्टीरिया से अगर आपके शरीर में हुआ होगा तो वो जनरली क्या हो जाएंगे? 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर वायरस से वही चीज़ आपका शरीर में होता है, बुखार उखार लग जाए, सर्दी उर्दी हो जाए या किसी अन्य प्रकार की बीमारी हो जाए, तो उसको ठीक होने में ज़रा क्या लगता है? समय लगता है। 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, ये सब क्या हो सकते हैं आपको ठीक होने में। यानी कि वायरस का हमारे शरीर में जीवन काल क्या होता है? अधिक होता है और बैक्टीरिया का कम होता है। जैसे देख आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अब कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या होता है? गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। अब जब तक आपका शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा है तो बैड बैक्टीरिया काम आपका शरीर में नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको काम करने देगा ही नहीं। समझ गए? वो अपना पूरा सिम्टम्स मतलब बनाए रखेगा। लेकिन
जैसे ही आपके शरीर में गुड बैक्टीरिया होता है, समझ गए, तो कहा जाता है आपके पास क्या चीज कि आपका बैड बैक्टीरिया आप पर हावी हो जाए। ब्रूसली का नाम सुना है तुम लोग ना, जो खून फू खराटा खेलता था, वो बंदा किडनी के प्रॉब्लम से मर गया। क्यों? अब समझिए, कहा जाता है कि जब हम लोग पानी पीते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अब वो बंदा को ये पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको इंस्टेंट चाहिए हमारे शरीर में, तो हम पानी का सेवन करें। अब वो पूरा जिम जाता था, जिम करता था, इधर उधर घूमता था, वर्कआउट करता था। अब वो सोचता था कि पानी हम जितना ज़्यादा पी सकें। अब पानी जब आप ज़्यादा पीते हैं तो आपका पानी स्टोर होकर किडनी में जाता है, किडनी से वहाँ पर प्यूरिफाई होकर मूत्राशय में जाता है, और मूत्राशय में जाने के बाद वो मूत्र द्वार से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अब क्या होता है कि किडनी में और शरीर में मूत्राशय में जो हमारा गुड बैक्टीरिया होते हैं, उस गुड बैक्टीरिया को पानी भी क्या करता है, दहला देता है, समझ गए। और उनके शरीर में गुड बैक्टीरिया की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, जिस कारण से उनका किडनी पर इफेक्ट पड़ा और वो इंसान क्या हो गया, मर गया। तो ज़्यादा पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए। एक लिमिट बनाया गया है कि आप 5 से 6 लीटर ही पानी आप गर्मी के दिनों में पी सकते हैं, समझ गए। ठंडा में 4 से 5 लीटर, समझ गए, 1 लीटर कम। लेकिन वो बंदा क्या करता था, 1 लीटर एक बार में पी जाता था। अब उसके शरीर में क्या हुआ कि पानी के कारण गुड बैक्टीरिया जो है उसका निकलना शुरू कर दिया मूत्र के रास्ता। अब मूत्र के साथ में गुड बैक्टीरिया जब बाहर निकला तो उसके शरीर में क्या चीज़, उपस्थिति रहा नहीं गुड बैक्टीरिया का, तो उस इंसान को किडनी रिलेटेड क्या हो गई, बीमारी हो गई। और वो ब्रूसली जो है वो किडनी रिलेटेड बीमारी से ही क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इंस्टेंट रूप में तो होता है, लेकिन जब उसको आप ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो वो यूरिन के रूप में बन करके वो आपका बैड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड बैक्टीरिया को भी क्या करता है, बाहर करता है। और आपके शरीर में कुछ कह सकते हैं कि आपका गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, जिससे आपका बीमारी उत्पन्न आपकी किडनी में हो जाते हैं। देखिए, वायरस की भी बात करते हैं तो वायरस भी वही चीज़ है। आपके शरीर में वायरस होना बहुत जरूरी है। एक आपका एंटीवायरस, एक आपका वायरस। तो एंटीवायरस यानी गुड वायरस, एक आपका बैड वायरस। तो बैड वायरस जो होता है उससे हमारा तबीयत वगैरह खराब हो जाते हैं, यानी कि हमारा कुछ बैड वायरस का मतलब बैड वायरस गुड वायरस दोनों होते हैं। लेकिन गुड वायरस जब तक आपके शरीर में है, आपका स्टेमिना ठीक है, इम्यूनिटी ठीक है। जैसे ही बैड वायरस आपके शरीर में ज़्यादा हावी होता है, आपको तुरंत भर में क्या हो जाएगा, बुखार लग जाएगा, सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो हमारे शरीर में गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। जिस प्रकार से दिमाग में कहा जाता है कि दोनों चीज़ होता है, अच्छा बात भी होता है और खराब बात भी होता है। तो जब तक अच्छा बात आपके दिमाग में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही गलत बात आपके दिमाग में चलने लगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो वही चीज़ होता है इस सभी चीज़ से रिलेटेड, समझ गए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, जानते हैं क्या चीज़, कि 12th में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यानी सिलेबस लिखवाएंगे। और सिलेबस लिखवाने के बाद आपका सिलेबस स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। पहला चैप्टर जो होगा हमारे अकॉर्डिंग उसको हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना।